अल्लामा मौलाना शाहीन रज़ा ज़ैदी साहब आज हमारे चैनल से हम कलाम होंगे। शाहीन भाई के बारे में मैं बता दूं कि ये बहुत बड़े शायर हैं और बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं। इसके अलावा भी ये हरफन मौला इन्हें कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। तो आज हम इनसे कुछ सवाल करने के लिए आए हैं। शाहीन भाई, सेथल की अज़ादारी यानी मुहर्रमदारी बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत दूर दूर तक मशहूर है। अब चूँकि आशूरा बीत चुका है लेकिन मुहर्रमदारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जैसा कि मुझे बताया गया कि अभी कुल ये मुहर्रमदारी 2 माह 8 दिन तक चलती है। तो ये अज़ादारी यानी मुहर्रमदारी ये कैसे शुरू हुई, क्यों हुई, किसने इसकी परंपरा डाली और इसको कितना टाइम हो गया है और इसका कितनी बार स्वरूप बदल चुका है, रूप बदल चुका है, इसे संक्षिप्त में बताएं। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। जहाँ तक अज़ादारी का सवाल है, हिंदुस्तान के अंदर अज़ादारी की तारीख पर नज़र डालना पड़ेगी। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के हमले से लेके और आज तक इस दौर तक अज़ादारी का सिलसिला और उसके तौर तरीके तब्दील होते रहे हैं। शुरू में सिर्फ मजलिस होती थी, मरसिया होता था और आहिस्ता आहिस्ता ये हिंदुस्तान के अंदर तर्ज अमल जारी रहा। दक्षिण में इमाम बालों को आशूर खाना कहते थे, जाकिर को रोज़ा खान कहते थे और जाकरी को रोज़ा खानी कहा जाता था, जिसे आज हम मजलिस कहते हैं। इस शिमाली हिंदुस्तान में सैयद सलाल मसूद गाजी आज़ादारी लेके आए थे और सबसे पहला इमाम बाला चहारजू के इमाम बाले के नाम से उन्होंने जौनपुर में बनवाया था। अवध के नवाबों ने आज़ादारी को फरोग दिया। क्योंकि सेथल कस्बा दिल्ली और लखनऊ के दरमियान में है, लिहाजा यहाँ सेथल के ऊपर दिल्ली और लखनऊ दोनों के सियासी, समाजी, अदबी मामलात का पूरा असर पड़ा है। लखनऊ में भी आज़ादारी आसफुद्दौला के दौर में सिर्फ 12 मुहर्रम तक होती थी। उसके बाद आसफुद्दौला के बाद आने वाले जो शहंशाह थे, वालियान अवध थे, उन्होंने इस आज़ादारी को बढ़ा के और चेहलुम तक किया। उसके बाद जो गिरदुनवा के इलाके थे जो लखनऊ से मुतासिर थे, वहां भी आज़ादारी चेहलुम तक होने लगी। उसमें सेथल भी शामिल है। सेथल में भी आज़ादारी चेहलुम तक होने लगी। को कैद कर दिया गया था। उसकी माँ ने मन्नत मानी थी, वो चेहलुम के दिन ताजिया उठाता था, लेकिन वो चेहलुम गुजर गया। उसकी मन्नत पूरी हुई। 7 तारीख को वो रिहा हुआ तो 8 रबीउल अव्वल को चुप ताजिए के नाम से एक जुलूस उठाया गया। इसलिए लखनऊ से मुतासिर होकर गिरदुनवा के तमाम इलाकों में ये आज़ादारी 8 रबीउल तक बढ़ा दी गई। पहले इसका तरीका यह था कि एक मरसिया खान सोच पढ़ता था, फिर मरसिया पढ़ा जाता था, फिर जाकिर मिंबर पे आने के बाद जिक्र शहादतैन करता था। लिखी हुई तहरीरी मजालिस पढ़ी जाती थी जिनमें शुहदाए करबला की फजाइल और शुहदाए करबला के मसाइब बयान होते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला 40वीं यानी कहना चाहिए कि 1940 के आसपास से तब्दील हुआ और खिताबत का अंदाज बदला और बजाय इसके कि वो 10 मजलिस या 6 मजलिस की रिवायती मजलिस पढ़ी जाती, लोगों ने बाकायदा कुरान और हदीस की रोशनी में आयात को बयान किया, तफसीर बयान की, फिर उसमें मसाइब का रब्त दिया। ये अलम, जुलूस, ये सारे सिलसिले लखनऊ में जैसे जैसे तरमीम होते गए वैसे ही वैसे लखनऊ से मुतासिर होकर गिरदुनवा के इलाके में भी बदलते गए। हमारे यहाँ सेतल में 1555 ईस्वी में हमारे मुरीद आला मीर सैयद अमानुल्लाह यहाँ तशरीफ लाए थे। उनके वालिद सैयद लाड अकबर के दौर में अच्छे ओहदे पर थे। उनके बाद से यहाँ का ये सिलसिला सादात की नस्ल का और उसके बाद दीगर तमाम नस्लें जो हैं, जितने भी मुसलमान यहाँ थे, सबका सिलसिला जारी रहा और होने के बाद सब आज़ादारी में शरीक रहे। और आज़ादारी का सिलसिला यही था कि मजलिस में पहले मरसिया, सोज, उसके बाद पढ़ी जाती थी मजलिस तहरीरी तौर पर रिवायती, और उसके बाद रिवायती मजलिस के बाद नवा ख्वानी होती थी। ये सिलसिला आज भी कायम है। बस तब्दीली इतनी हो गई है कि जाकिर मिंबर पर जब जाता है तो बजाय किताब को देख के पढ़ने के वो खुद तहत लफ्ज अपने आप खिताब करता है।
या वो मरसिये जो मीर अनीस दबीर के दौर में पढ़े गए थे वो मरसिये, और उसके बाद शमीम और नसीम अमरोही वगैरह के मरसिये, ये मेंबर से आज भी पढ़े जाते हैं। यही तौर तरीके और जारी हैं और इंशाअल्लाह ये जारी रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन भाई, आपने हमारे चैनल को अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रिया।